नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमने सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बागेश्वर के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं, बागेश्वर जिले के बारे में पढ़ेंगे। बागेश्वर या बागनाथ किस घाटी में बसा है? तो मध्य हिमालय घाटी में बसा है। तो बागेश्वर किस घाटी में बसा है? मध्य हिमालय घाटी में बसा है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर को क्या कहते हैं? तो इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव व्याघ्र का रूप धर कर विचरण करते हैं, अतः बागेश्वर का नाम व्याघ्रेश्वर भी है। क्या है? व्याघ्रेश्वर भी है। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानपुर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ। क्या है? अग्नितीर्थ। एक और नाम है इसका राजतीर्थ। ठीक है। मानस खंड में बागेश्वर क्षेत्र को वागीश्वर कहा जाता है। मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा जाता है? तो वागीश्वर कहा जाता है। बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहते हैं। दूसरी वाराणसी किसे कहते हैं? बागेश्वर। ठीक है। बागेश्वर के पूर्व में क्या है? भीलेश्वर है, तथा पश्चिम में नीलेश्वर है। पूर्व में क्या है? भीलेश्वर, और पश्चिम में क्या है? नीलेश्वर। जबकि बागेश्वर के उत्तर में क्या है? सूरजकुंड। उत्तर में क्या है? सूरजकुंड, और दक्षिण में अग्निकुंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सरयू, गोमती एवं अदृश्य सरस्वती नदी। ठीक है, सरयू व गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर नगर स्थित है। बागेश्वर कौन सी नदी के स्थित है? तो सरयू और गोमती। और अदृश्य नदी कौन सी? तो सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है। कौन? बागेश्वर। बागेश्वर जिला कब बना था? तो 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर जिला बना था। चलिए आगे देखते हैं, मानस खंड में गोमती व सरयू नदी के मध्य नीलगिरी, जिसको हम बागेश्वर बोलते हैं, नीलगिरी की स्थिति का वर्णन है। ठीक है, इस नील पर्वत को साधारण पर्वत ना मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु पर्वत, या हम उसको बोलते हैं सुवर्णांचल, ठीक है, के समान माना जाता है। नील पर्वत को किसके समान माना जाता है? मेरु पर्वत या सुवर्णांचल पर्वत के समान माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे, मत्स्य पुराण में नील पर्वत को पवित्र तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? पवित्र तीर्थ कहा गया है। किसको? नील पर्वत को। किसमें? मत्स्य पुराण में। और पितृकर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मानस खंड के अनुसार चंडीक नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती नदी के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर असी तीर्थ की ओर इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। ठीक है, इस प्रकार दूसरी वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित वहां आ पहुँचे। ठीक है, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो आगे देखते हैं, उपस्थिति गणनायकों ने वाणीश्वर नाम से शिव की स्तुति की। यहीं वागीश या वाणीश्वर या बागेश्वर या बागनाथ शिव नाभि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मानस खंड में सरयू को गंगा,
सरयू को गंगा तथा गोमती को यमुना माना गया है। किसमें? मानस खंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी को विंध्य अथवा सोनांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षयवट। ठीक है, हमने क्या देखा कि मानस खंड में सरयू को क्या गंगा कहा गया है, गोमती को यमुना कहा गया है, नीलगिरी को विंध्य और सोनांचल कहा गया है और पीपल वृक्ष को अक्षयवट कहा गया है और माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों सरयू व गोमती नदी के संगम को तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ विद्यमान वागीश को विश्वेश्वर, वागीश को क्या? विश्वेश्वर तथा इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना जाता है, वाराणसी का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण वर्तमान आपात मतलब वर्तमान में अभी नहीं है। 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रशस्त शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिण दिशा में स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था। इस लेख में बागेश्वर को क्या कहा गया है? बागेश्वर मंदिर, या इसी को बागनाथ मंदिर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे इनके बारे में। बागनाथ मंदिर का निर्माण कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने 1602 में करवाया था। किसने? लक्ष्मीचंद ने 1602 में करवाया था। हालांकि मंदिर में एक संस्कृत शिलालेख है जिससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण इससे पहले कत्यूरी काल में हुआ था। ठीक है, कुछ स्रोतों के मुताबिक बागनाथ मंदिर अस्तित्व में कब आया? तो 7वीं शताब्दी में। कब आया? 7वीं शताब्दी में। और ये देखो क्या लिखा है, 1602, तो बहुत ही, ये तो 17वीं शताब्दी होगी। ठीक है, और ये 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है, स्थापना की। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगर लक्ष्मण दे रखा है, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कत्यूरी का या कत्यूरियों का, तो लक्ष्मण लगा देंगे, नहीं तो ठीक है आगे देख लेंगे। यहीं से 9वीं सदी का कत्यूरी शासक भूदेव के शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यहीं से किसका? भूदेव का शिलालेख। चलिए कौसानी के बारे में देखते हैं। कौसानी किस किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कोसी नदी और गरुड़ नदी के मध्य कौसानी स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी पहले अल्मोड़ा में था लेकिन वर्तमान में बागेश्वर जिले में है। ठीक है, कौसानी का प्राचीन नाम क्या है? बलना। कई बार पूछा गया है, तो कौसानी का प्राचीन नाम क्या है? बलना। कौसानी को कुमाऊं का गहना कहते हैं। कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं? कौसानी को कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि कौशिक मुनि की तपस्या होने के कारण, कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। ज्ञातव्य है कि कस्तूरी घाटी कौसानी के सामने स्थित है, जहाँ से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी कौसानी में कब आए? तो 1929 में आए। कब आए? 1929 में आए। तो यहाँ कितने दिन तक रहे? तो 14 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे? 14 दिन तक रहे। और उन्होंने यहाँ पर यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? कौसानी में कहा। किस लेख में कहा? तो यंग इंडिया लेख में कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया। तो जहाँ पर वो रहे थे तो उसको क्या नाम दे दिया गया? अनासक्ति आश्रम दे दिया गया। क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग पीठ लिखा। ठीक है, तो गीता का अनासक्ति योग पीठ महात्मा गांधी ने कहाँ लिखा? तो कौसानी में लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी, यहीं पर कौसानी में ही महात्मा गांधी की शिष्या थी, इसका नाम है सरला बहन। ठीक है, देखो इनके साथ 2 शिष्या आई थी, एक का नाम सरला बहन, एक का नाम मीरा बहन। कब आई थी ये दोनों? 1932 में। तो कौसानी में महात्मा गांधी की 2 शिष्या, एक का नाम सरला बहन और दूसरा का नाम
मीरा बहन, सरला बहन और मीरा बहन। सरला बहन का वास्तविक नाम क्या है? तो कैथरीन मैरी हेलिमन, कैथरीन मैरी हेलिमन। ठीक है, अगर मीरा का बोलेगा तो मीरा बहन का असली नाम क्या है? मेडेलिन स्लेड, मेडेलिन स्लेड। ठीक है, तो गांधी की शिष्या जो थी सरला बहन ने यहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की? तो 1940 में हुई। किसने की? तो सरला बहन ने की। इसका एक और नाम क्या है? कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल। तो लक्ष्मी आश्रम का एक और नाम क्या है? कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। कौसानी में चाय बागान भी हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियास टी का उत्पादन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कहाँ पर गिरियास टी का उत्पादन होता है? तो कौसानी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौसानी में महान प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली भी है। तो किसकी जन्मस्थली है? सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थल पंथ वीथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पंथ वीथिका यहाँ पर है कौसानी में, तो वहाँ पर एक लघु संग्रहालय भी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौसानी के निकट पिनाकेश्वर महादेव, बुरापिन्नाथ, भकोट आदि प्रसिद्ध स्थल भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बैजनाथ के बारे में। बैजनाथ कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोमती प्लस गरुड़ गंगा, गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है बैजनाथ। इस मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदम कद मतलब आदमी के कद के बराबर पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो काशी की बनी होने का भ्रम पैदा करती है। ठीक है नहीं, लेकिन काशी के होने का भ्रम पैदा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैजनाथ मंदिरों का कत्यूरी, चंद तथा गंगोली वंश के राजाओं ने समय समय पर जीर्णोद्धार कराया। किसने बैजनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया? तो कत्यूरी ने भी किया, चंदों ने भी किया और गंगोली वंश ने भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा है, जो कि यहाँ कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कौन? मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 280 मीटर चौड़ा यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है। यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्र के वृक्ष देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? पिंडारी ग्लेशियर में। चलिए आगे देखते हैं। कोट भ्रामरी या नंदा मंदिर इम्पोर्टेंट है। यहाँ कत्यूर की अधिष्ठात्री कुलदेवी भ्रामरी। तो ठीक है, तो अगर बोलेगा कत्यूर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भ्रामरी। तथा चंदों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है। तो कोट भ्रामरी या नंदा देवी मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांडुस्थल कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीक स्थल कौन सा है? तो पांडुस्थल। कहाँ है? बागेश्वर में। किंवदंती के अनुसार यहाँ अज्ञातवास में पांडवों ने प्रवास किया था। कहाँ पर? पांडुस्थल में, इसलिए इसको पांडुस्थल बोला गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ क्षेत्र का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ पर? तो पांडुस्थल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भद्रकाली यहाँ शक्ति पीठ स्थित है। इस पीठ को कुमाऊं में गढ़वाल के कालीमठ के समान समझा जाता है। तो जैसे गढ़वाल का कालीमठ है, वैसे ही कुमाऊं में कौन है? भद्रकाली। ठीक है, यहाँ तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियाँ हैं। अगला देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन है? तो बागेश्वर में कम ही नगर हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन का पार्ट बनता है। तो देखें, अगर बोलेगा कि उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत में सबसे ज़्यादा एससी मतलब अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं प्रतिशत में सबसे ज़्यादा? तो बागेश्वर में।
प्रतिशत में सबसे कम एससी वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो देहरादून। ये एससी के बाद चलिए शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला ये था प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो बागेश्वर में। और बिना प्रतिशत का मतलब कहाँ, हरिद्वार में। ठीक है, अगर बोलेगा खाली कि सबसे कम कहाँ है, बिना प्रतिशत का मतलब नॉर्मल पूछ रहा है, तो उत्तराखंड का न्यूनतम आबादी एससी वाला जिला कौन सा है, तो चंपावत। तो सबसे कम कहाँ लोग रहते हैं एससी वाले, चंपावत, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में। अगर प्रतिशत की बात करेगा, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ, बागेश्वर में, और सबसे कम कहाँ, देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला देखो वैसे तो हर जिले में लगता है, लेकिन जो सबसे मुख्यतः जो फेमस मेला है वो बागेश्वर में लगता है। ठीक है, तो पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी मेला कहा जाता था। तो उत्तरायणी मेले को पहले क्या कहा जाता था, 9 लाख की उत्तरायणी मेला कहा जाता था। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में, उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में ई शर्मन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया। तो ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार बन चुका है कि सबसे पहले उत्तरायणी मेले का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है, तो होली हिमालय में किया गया है। किसने किया है, तो ई शर्मन ओकले ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, बैजनाथ झील। कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील, जो कि किस नदी पर बनी है, गोमती नदी पर बनी है। चलिए आगे देखते हैं। सास बहू खेत नामक पर्यटन स्थल कहाँ है, तो बागेश्वर में है। बागेश्वर में एक जगह पड़ती है कपकोट, जगह का नाम क्या है, कपकोट। बागेश्वर के कपकोट में भूस्खलन कब आया, तो सन 2010 में आया। कपकोट में भूस्खलन सन 2010 में। लेकिन कपकोट में भूकंप कब आया, तो 1966 में आया। कितने स्केल का आया, कितने रिएक्टर का आया, तो 6.3 स्केल रिएक्टर का भूकंप आया। कहाँ, तो कपकोट में। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेल पास दर्रा कहाँ है, तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली, ये है पिथौरागढ़, इन दोनों के बीच है रुद्रप्रयाग, और इन दोनों के हैं बागेश्वर। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेल पास दर्रा कहाँ है। तो ट्रेल पास दर्रा किसको जोड़ता है, बागेश्वर, ये है बागेश्वर और चमोली को जो जोड़ता है उसका नाम है सुंदर ढूंगा। क्या नाम है, सुंदर ढूंगा दर्रा है। लेकिन बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है उसका नाम है ट्रेल पास। क्या नाम है, ट्रेल पास। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है ट्रेल पास, और चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है सुंदर ढूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बोलेगा ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने की है, तो 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने की है। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से की। तो कमिश्नर ट्रेल ने किसकी सहायता से की, तो मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से की। कब, 1830 में। इसलिए इसी का नाम इस दर्रे का नाम ट्रेल पास दर्रा रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो कौसानी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है, तो उसका नाम क्या है भैया, तो कौसानी। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड तो हर्षिल कहाँ पड़ता है, आपको पता है कि उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, अगर बोलेगा उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड, तो चोपता कहते हैं, रुद्रप्रयाग में पड़ता है चोपता। ठीक है, उत्तराखंड का देखो चोपता को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, और गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोलेगा तो भी किसको बोलते हैं, चोपता को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप कहाँ है, तो 2 जगह है। एक तो बैजनाथ बागेश्वर में, दूसरा पन्नगर है। कंफ्यूजन करता है तो ध्यान रखना कि सीमेप बोलेगा तो कहाँ है, बैजनाथ और पन्नगर। कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो सीमेप 2 जगह हैं, एक बैजनाथ में है और पंतनगर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बागेश्वर के प्रमुख ताल। बागेश्वर के प्रमुख ताल, तो कुल इंपोर्टेंट ताल कुल 3 ही हैं। तो पहला देखते हैं सुरकुंडा ताल। नंबर 1 कौन सा हो गया, सुरकुंडा ताल, दूसरा बैजनाथ ताल, और तीसरा छिड़गंगा ताल। ये तीनों के तीनों का है बागेश्वर में। तो बागेश्वर के प्रमुख कुंड देखते हैं।
नंबर 1 है नंदकुंड। नंदकुंड कैसा है? ठंडा। एक और कुंड है, इसका नाम क्या है? देवी कुंड। क्या नाम है इस कुंड का? नाम देवी कुंड। ये भी कौन सा? ठंडे कुंड का है। तो बागेश्वर में 2 ही इंपॉर्टेंट कुंड है, दोनों कौन से? ठंडे हैं। चलिए बागेश्वर के प्रमुख दर्रे देखते हैं। इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ट्रेल पास दर्रा किस किस को जोड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। और सुंदरडूंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली को। ये अभी हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखेंगे देखेंगे बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, तो पहला ग्लेशियर कौन सा हो गया? मेकतोली। मेकतोली ग्लेशियर। दूसरा कफनी ग्लेशियर। तीसरा सुंदरडूंगा ग्लेशियर। चौथा सुखराम ग्लेशियर। इसके अलावा आगे देखते हैं पिंडारी ग्लेशियर और संबरले ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर और संबरले ग्लेशियर। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर देखो ये 3 जिलों में फैला है। कितने जिलों में फैला है? 3 जिलों में। एक बार देखेंगे इसको। जैसे मान लो ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली, ये है पिथौरागढ़ और ये है बागेश्वर। तो यहाँ बीच में स्थित है। ये तीनों जगह पड़ता है। चमोली में भी आता है, पिथौरागढ़ में भी और बागेश्वर में भी आता है। चलिए आगे देखते हैं नदी के संगम पर स्थित प्रमुख नगर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रमुख नगर है। सबसे पहले आ गया कपकोट। कपकोट किस किस नदी के संगम पर स्थित है? तो सरयू प्लस, एक मिनट ये थोड़ा, तो सरयू प्लस खीरगंगा नदी के संगम पर है। कौन? कपकोट। इसके बाद बैजनाथ जो है वो किस नदी के संगम पर स्थित है? गोमती नदी और गरुड़गंगा। गोमती नदी और गरुड़गंगा नदी के संगम पर स्थित है बैजनाथ। फिर आगे बागेश्वर, आपको बताइए सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और अदृश्य नदी बोलेगा कौन सी है? सरसू नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौसानी किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कोसी नदी और गरुड़गंगा। कोसी नदी और गरुड़। देखेंगे बागेश्वर। बागेश्वर की प्रमुख जल विद्युत परियोजना, तो 2 ही यहाँ जल विद्युत परियोजना है मुख्यतः। देखो कितनी है? 2 ही हैं। नंबर 1 कौन सी है? वाली घाट परियोजना। वाली घाट परियोजना किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर है। ठीक है, और दूसरी देखेंगे, दूसरी कौन सी है? तो खेरा घाट परियोजना। अगर आपसे पूछेगा कि खेरा घाट परियोजना किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर। बागेश्वर में 2 ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों किस नदी पर हैं? सरयू नदी पर। किस नदी पर हैं? सरयू नदी पर है। ठीक है, तो ये हमने बागेश्वर जिले के बारे में देखा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी पॉइंट आपसे छूटा नहीं होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। थैंक यू।